कानून के लाख पहरों के बाद भी जराइम की दुनिया के कई शातिर अपराधों को अंजाम देने में कामयाब तो हो जाते हैं अपराधी। हत्या, अपहरण, तस्करी जैसे संगीन गुनाहों को अंजाम दे जाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो सलाखों के पीछे नजर आते हैं। गुजरते साल 2024 में अपराध जगत में कई ऐसी खौफनाक वारदातें हुई जिन्होंने हर किसी को थर्रा दिया। तो आज इस प्रोग्राम में बात कुछ ऐसे ही संगीन अपराधों की होगी, सनसनीखेज वारदातों की, जो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में सुर्खियों में रही। नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। सबसे पहले बात उस वारदात की जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। जी हां, बेखौफ अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए थे कि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी दे डाली। आखिर क्या था मकसद इन बदमाशों का और क्या थी इस धमकी के पीछे की पूरी कहानी? देखिए क्राइम सीन की इस रिपोर्ट में। तारीख 8 दिसंबर 2024, समय करीब दोपहर 12 बजे। अज्ञात नंबर से आता है फोन। फोन पर दी जाती है सिर कलम करने की धमकी। अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है और बात धमकी से शुरू होती है और गाली गलौज के साथ फोन काट दिया जाता है। फोन पर दी जाती है धमकी, वह भी कोई छोटी मोटी नहीं, धमकी सिर कलम करने की। और यह धमकी भी किसी छोटे मोटे व्यक्ति के सिर कलम करने की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर दी गई थी। फिर क्या मामला प्रधानमंत्री के साथ यूपी सीएम की सुरक्षा से जुड़ा था तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए, और होते भी क्यों ना। दरअसल मामला 8 दिसंबर का है। गाजियाबाद के नव युवा संगठन के कार्यालय में दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, कृष्ण त्यागी और हिंदू सेना के अध्यक्ष का सिर कलम करने की धमकी देता है और नाम पूछने पर शख्स गाली गलौज करते हुए फोन काट देता है। उसके बाद होती है पुलिस में शिकायत। फिर पुलिस हरकत में आती है जिसका कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ता है। मध्य प्रदेश से कनेक्शन जुड़ने के बाद पुलिस एक्टिव होती है। फिर होती है आरोपी की तलाश शुरू। आरोपी अमजद खान को भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो आरोपी ग्वालियर का रहने वाला है, जो ग्वालियर से भोपाल मजदूरी करने आया था, जिसे इंटरनेट पर नव युवा संगठन कार्यालय का नंबर मिला था, जिस पर कॉल कर आरोपी ने धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की गई, पर सवाल उठता है कि आखिर मजदूरी करने वाला शख्स प्रधानमंत्री को धमकी क्यों देता है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी या फिर सुर्खियों में आने के लिए धमकी भरा कॉल किया? तो अब देखना होगा कि ऐसे बेखौफ बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को धमकी देने से नहीं डर रहे हैं। ऐसा ही मामला भोपाल से जुड़ा है, जहां ग्वालियर से मजदूरी करने आए शख्स ने गाजियाबाद के एक संगठन के कार्यालय में फोन कर पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सिर कलम करने की धमकी दे डाली। भोपाल से डीएनएन के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट। 2024 नशे के काले कारोबार के चलते पूरे साल सुर्खियों में रहा। जी हां, नशे में धुत युवा, ड्रग्स के आगोश में समाती युवा पीढ़ी, एक के बाद एक ड्रग्स के मामले सामने आने लगे। पुलिस और नार्कोटिक्स ने भी कार्रवाई की, लेकिन उस वक्त पूरा मध्य प्रदेश हैरान रह गया जब राजधानी भोपाल में पकड़ी जाती है 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स। जी हां, और इतने बड़े रैकेट का खुलासा भी तब होता है जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम दे चुकी होती है। इससे पहले क्या कुछ हुआ और कैसे चल रहा था एमडी ड्रग्स का अवैध कारोबार? कौन इसमें शामिल था?
जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद होती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात की टीम एक फैक्ट्री पर रेड डालती है जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। जिस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई वह भोपाल के नजदीक बागरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में थी जो कटारा हिल्स थाना इलाके में आता है। कार्रवाई के बाद भोपाल पुलिस एक्टिव होती है और फिर फैक्ट्री के मालिकों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। फिर 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। वहीं तीसरे आरोपी हरीश अंजाना को मंदसौर से गिरफ्तार किया जाता है। पर सवाल उठता है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम को एमडी ड्रग्स फैक्ट्री की जानकारी थी, पर मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को आखिर इसकी खबर क्यों नहीं थी? और ऐसा था नहीं। जब गुजरात से टीम पहुंची तो मध्य प्रदेश की पुलिस भी टीम के साथ मौके पर मौजूद थी और आरोपियों को गिरफ्तार करने में भी मध्य प्रदेश की पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। बड़ौदा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहां पे लगभग 907 केजी एमडी जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहां से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। इसके अलावा भी वहां पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं, जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहां से सीजर किया गया। फैक्ट्री में बनाई जा रही थी एमडी ड्रग्स। फैक्ट्री की आड़ में हो रहा था अवैध कारोबार। 907 किलोग्राम मेफेड्रोन मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए। गुजरात एटीएस के डीएसपी एसएल चौधरी बताते हैं कि सूचना मिली थी कि भोपाल का अमित चतुर्वेदी और नासिक महाराष्ट्र का सान्याल बाने भोपाल के बागरौदा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री के आड़ में मादक पदार्थ मेफेड्रोन के अवैध निर्माण और बिक्री में शामिल है। जिसके बाद गुजरात एटीएस के सीनियर अधिकारियों को इसके बारे में बताया गया और फिर कार्रवाई की गई। फैक्ट्री में तलाशी के दौरान कुल 907 किलोग्राम मेफेड्रोन मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 1800 करोड़ रुपए आंकी गई। वहीं इसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और 8 दिन की रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ की गई। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तीसरा आरोपी हरीश मंदसौर जिले का कुख्यात तस्कर है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्य आरोपी सान्याल प्रकाश 5 साल जेल में रह चुका है। 2017 में महाराष्ट्र के अंबोली पुलिस स्टेशन इलाके में 1 किलो एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। राजधानी भोपाल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामला 1800 करोड़ की ड्रग्स से जुड़ा है, जहां फैक्ट्री की आड़ में ड्रग्स बनाई जा रही थी। पर गुजरात एटीएस, एनसीबी और मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री पर छापा मारा और नशे के बड़े अवैध कारोबार को बंद करने में सफलता पाई। भोपाल से डीएनएन के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट। 17 साल की शादी, लेकिन 8 दिन भी नहीं रहे साथ। जुर्म और अपराध की एक ऐसी वारदात जिसने रिश्तों को कर दिया तार तार। शादी के 17 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि कानून का रक्षक ही बन गया भक्षक, उतार दिया पत्नी और साली को मौत के घाट। गलत फहमी, गलत मानसिकता और जुर्म का रास्ता। एक शादी ऐसी भी, देखिए पूरी कहानी एक चिट्ठी की जुबानी। तारीख 3 दिसंबर 2024, समय लगभग सुबह 11 बजे। फ्लैट में मिलते हैं 2 शव। रक्षक बना पत्नी और साली का भक्षक। लोग रोजमर्रा की तरह अपने कामों के लिए घरों से निकल रहे थे तो कुछ निकलने की तैयारी में थे, पर वह अनजान थे कि उनके इलाके में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। राजधानी भोपाल का सुभाष नगर इलाका जो सूरज निकलने से पहले और देर रात तक चलता रहता है, जहां लोगों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन उस दिन एएसआई के घर जुर्म ने दस्तक दी और एएसआई ने आवेश में आकर पत्नी और साली को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, एएसआई ने अपने पिता को चिट्ठी लिखकर
जुर्म की स्क्रिप्ट बताई। साली और पत्नी से परेशान एएसआई 17 साल की शादी के बाद भी खुश नहीं था। कारण था पत्नी का अपनी बहन के साथ ज्यादा समय बिताना और इस वजह से 17 सालों से एएसआई अपनी पत्नी के साथ 8 दिन भी चैन से नहीं रह पाया। एएसआई की पत्नी को भड़काती थी उसकी बहन, जिसका जिक्र उसने अपने पिता को लिखी चिट्ठी में किया। 17 साल का दबा गुस्सा उस दिन फूट पड़ा। चाकू से किए 21 वार, पत्नी और साली का कातिल एएसआई। निर्भया जैसी दरिंदगी की, निचले हिस्से में भी गहरे घाव। ये थाना ऐशबाग अंतर्गत दिनांक 3 दिसंबर 2024 को लगभग 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी एक डबल मर्डर की, 2 महिलाओं के डबल मर्डर की। इसमें तत्काल स्पॉट पर सभी जो है थाना प्रभारी ऐशबाग और एसीपी जहांगीराबाद, एडिशनल डीसीपी जोन 1 भोपाल और मेरे द्वारा पहुंच करके तत्काल इसमें जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और जो मौके पर उपस्थित थे, जो 2 महिलाएं जिनकी हत्या हुई थी, विनीता मरावी और उनकी बहन मेघा, इसमें जो बाई उनके यहाँ काम करने आती थी उसके सीसीटीवी फुटेज देखे गए और बाई के कथन लिए गए। इसमें यह क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि जो विनीता मरावी है उसके पति जो एएसआई के रूप में मंडला जिले में पदस्थ थे, एएसआई योगेश मरावी, उनके द्वारा इन दोनों की हत्या की गई थी। इसमें तत्काल जो है स्पॉट के सीसीटीवी फुटेज दिखवाए गए, जिसमें स्पष्ट हुआ कि योगेश मरावी वहां पर एक कार से टोयोटा ईटीएस कार से आए थे और उनके द्वारा बाइक का सहारा लेकर के जो है बाइक के पीछे पीछे जाकर के जैसे ही उन लोगों ने गेट खोला, विनीता मरावी ने घर में अंदर से गेट खोला तो उन्होंने बाइक को धक्का देके खुद अंदर चले गए और उनके साथ एक चाकू भी बाई ने उनके झूले में देखा था। 17 साल पहले जब शादी हुई थी तब एएसआई योगेश मरावी के परिवार ने सोचा नहीं होगा कि 17 साल बाद उसका परिणाम इतना बुरा होगा। जिस व्यक्ति को पुलिस विभाग ने अपराध को रोकने की जिम्मेदारी दी, पर वो खुद अपराधी बन बैठा, जिसने अपनी पत्नी के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। साथ में साली जो खादी ग्राम उद्योग विभाग में वित्त लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ थी, उसको भी नहीं छोड़ा। उसे भी पत्नी के साथ चाकू से कई वार कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों के शव फ्लैट में मिले थे। साली के पेट, कमर और प्राइवेट पार्ट में बेहद करीब चाकू से कुल 14 वार किए गए थे। वहीं पत्नी के प्राइवेट पार्ट के बाईं तरफ करीब 1 इंच दूर गहरा घाव मिला था। पत्नी की बॉडी पर कुल 7 घाव मिले थे। आरोपी योगेश मंडला जिले में था पदस्थ। घटना के बाद योगेश को सस्पेंड किया गया। एसआई की हत्या का भी था प्लान। हत्या के बाद एसआई का खुदकुशी का था प्लान। पुलिस ने आरोपी को मंडला से किया गिरफ्तार। आरोपी योगेश मरावी मंडला जिले में एसआई के पद पर पदस्थ था। घटना के बाद ही उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसका प्लान पत्नी की जान पहचान वाली एक एसआई की हत्या के बाद खुदकुशी करने का था। हालांकि 3 दिसंबर की शाम को ही उसे मंडला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिर तत्काल जो है ईटीएस को फॉलो किया गया तो इसमें जानकारी लगी कि जो आरोपी है वह मंडला की दिशा में जो है फरार हुआ है, जबलपुर मंडला की दिशा में फरार हुआ है। इसमें सिवनी पुलिस और मंडला पुलिस दोनों से संपर्क किया गया और उनको भी वहां पर नाका लगाने के लिए बात की गई थी, जिसमें मंडला की पुलिस ने काफी सराहनीय कार्रवाई करते हुए जो है नाका लगाया था और तत्काल जो है उसी दिन लगभग घटना से 4 से 5 घंटे में आरोपी योगेश मरावी की जो है गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें जो है विवेचना अच्छे स्तर की जो है थाने से की जा रही है और सभी परिजनों के स्टेटमेंट्स जो है लगभग हो गए हैं। इसमें आने वाले इस सप्ताह में चार्जशीट इसमें पुलिस के द्वारा कर ली जाएगी और इसको चिन्हित अपराध की श्रेणी में भी रखा जाएगा ताकि ट्रायल जो है अच्छे से फॉलो हो सके और इस तरह के जघन्य अपराध में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा जो है दिलवाई जा सके। इस पूरे घटना से पहले उसने अपने पिता को भी पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि मैं विनीता के साथ खुशहाली से रहना चाहता था, पर उस पर अलग होने का भूत सवार है। 17 साल की शादी में 8 दिन भी हम साथ नहीं रुक सके। मेघा के बहकावे में आकर वह सब कुछ गलत कर रही है। मैं इसी कारण दोनों बहनों की हत्या कर रहा हूँ और उसके बाद यह कदम एएसआई ने उठाया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सुरक्षा की उम्मीद किससे लगाई जाए।
ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के सुभाष नगर इलाके का है, जहां एक एसआई ने अपनी पत्नी और साली की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। भोपाल से डीएनएन के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में फॉगिंग मशीन से होता है धुआं और मासूम की जिंदगी हो जाती है धुआं धुआं। एक दरिंदे ने मासूम की अस्मत कर दी तार तार। जिस 5 साल की मासूम को दुष्कर्म का दाव ही नहीं पता था, उसके साथ बेरहमी से किया जाता है दुष्कर्म और उतार दिया जाता है मौत के घाट। फिर हुआ आरोपी का ड्रामा शुरू। दरअसल हत्या के बाद मासूम को ढूंढने के लिए आरोपी पुलिस के साथ घूमता रहा। आखिर में पुलिस को सुराग मिल ही गया। क्या थी पूरी घटना की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल का दिल दहला देने वाला मामला। मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या। पीड़ित परिवार के साथ घूमता रहा आरोपी। राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक मासूम जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ इतनी निर्दयता की जाएगी, बल्कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। 5 साल की नाबालिग बच्ची की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने न केवल दुष्कर्म के बाद हत्या करना कबूला था, बल्कि यह भी बताया कि बच्ची को मारने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने की 4 बार कोशिश भी की थी। दरअसल शाहजहानाबाद इलाके में बच्ची का शव उसके घर के सामने बने फ्लैट से जैसे ही बरामद हुआ, तो वहां रहने वाली 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। उनमें से एक ने बताया कि उसके बेटे ने बच्ची को मारा है और भोपाल से भागने की फिराक में है। फिर तुरंत आरोपी का फोटो सभी पुलिस थानों में भेजा गया। लाश मिलने के कुछ ही मिनटों में आरोपी का फोटो भोपाल के सभी पुलिसकर्मियों के मोबाइल में पहुंच चुका था। इसके बाद पुलिस ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों समेत हर सार्वजनिक जगह पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तो पुलिस की एक टीम को आरोपी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की तैयारी करता दिखा। जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने लगा और इस दौरान उसका पैर भी टूट गया। देखिए, एक 5 साल की बच्ची का मर्डर रेप के साथ में हुआ था, जिसमें पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़ा था। उसकी पूरी जांच प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। हमारे डीएनए रिपोर्ट्स भी आई है, जिसमें पॉजिटिव दिखा है कि आरोपी ने ही उस कृत्य को अंजाम दिया है। और अभी हम लोगों ने चार्जशीट सबमिट किया कोर्ट में और उसको फास्ट ट्रैक में लिया है। भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया हो, पर इस तरीके की घटनाओं से बच्चियों के माता पिता जरूर घबराए हुए हैं। सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई है, जिनने पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किया है, जो अभी जेल से भी छूट रहे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। दूसरा है, मल्टी में हमने सांसद और विधायक दोनों से मदद लिए हैं, तो वहाँ पे सांसद जी ने एक प्रोजेक्ट अभी अप्रूव भी किया है कि वहाँ पे चारों ओर जो है, अंदर और बाहर की जितने भी सड़कें हैं, वहाँ पे लाइटिंग और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएंगे, ताकि इस तरह की लोगों के ऊपर निगाह रहे और आरोपी को भी लगे कि इस तरह के लोगों को भी लगे कि वहाँ पे सर्वेलेंस उसके ऊपर चल रहा है। हालांकि आरोपी को जल्द सजा दिलाने के लिए केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि आरोपी को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने और ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। राजधानी भोपाल के वाजपेयी नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसमें एक मासूम के साथ निर्दयता के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। और आरोपी का परिवार इतना शातिर के पुलिस के साथ ही उस मासूम को ढूंढने निकल पड़ता है, पर पुलिस ने आरोपी के घर में ही छुपे मासूम के शव को निकाल ढूंढा और आरोपी को भी गिरफ्तार किया। भोपाल से डीएनएन के लिए गुलजार अहमद की रिपोर्ट। तो साल 2024 की ये वो घटनाएं थी जो दिल दहला गईं, जो अपराध जगत की काली सच्चाई फिर उजागर कर गईं, जो लोगों को रुला गईं, तो अपनों के पीछे कई सवाल भी छोड़ गईं। इन वारदातों की याद दिलाने का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान करना है, ताकि आप भी कानून के ऐसे दुश्मनों से सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और उम्मीद करते हैं कि साल 2025 में ऐसी घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले।
नमस्कार।